Students, today we'll continue with the refining process of the metals. अभी तक हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो में रिडक्शन की थी। अब देखो एक बार अगर हम दोबारा से ब्रीफली करें चैप्टर को, तो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास कोई भी मेटल होगी वो किसी ना किसी स्टोन के या पेबल्स की फॉर्म में होगी। सबसे पहले उसको क्रशिंग करोगे, क्रश करके फिर पाउडर आएगा। उस पाउडर में क्या होंगे, और भी होगा और कुछ फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो अलग अलग मेथड से आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन क्या करोगे, अब कंसंट्रेशन ऑफ और उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन मीन्स वॉशिंग करना था, फिर या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन था जो सल्फाइड के और के लिए था, या फिर लीचिंग प्रोसेस। और लीचिंग थी हमारी बेयर्स प्रोसेस या मैकआर्थर साइनाइड फॉरेस्ट प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस थी एल्यूमिनियम के बॉक्साइट और की कंसंट्रेशन के लिए, और सिल्वर और गोल्ड के लिए मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस थी। ठीक, फिर एक बार कंसंट्रेशन हो गई तो क्या किया, जो आपके पास अलग अलग और आ गए, ये कल हमने किया था कि बहुत अलग अलग और आए, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट का और आ गया। तो क्या किया, फिर हमने उनको चेंज किस में कर दिया, कि पहले चेंज किया ऑक्साइड के और में, क्योंकि ऑक्साइड के और की रिडक्शन करनी आसान होती है। अब वो कैसे किया, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट। जो सल्फ़र वाले और थे उनकी क्या कर दी थी हमने, रोस्टिंग मीन्स हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो आपके पास कार्बोनेट वाले और थे उनकी क्या की थी हमने, उनकी की थी कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इससे दोनों के दोनों जो सल्फ़र और कार्बोनेट थे दे चेंज इनटू द ऑक्साइड, और ये हमारा मेन एम था वहाँ पर। एक बार सभी और आपको मिल जाते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनकी कर दी थी रिडक्शन। रिडक्शन कई मेथड थे, कार्बन का यूज़ किया, कार्बन मोनोक्साइड का यूज़ किया, फिर हमने जो बहुत रिएक्टिव मेटल थी जैसे कि आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज़ है, उनके ऑक्साइड को हमने क्या किया था, फिर एल्यूमिनियम का यूज़ किया था, क्योंकि एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और कुछ मेटल्स को हमने कैसे किया था, बाय द सेल्फ रिडक्शन, की उसी मेटल के ऑक्साइड को उसी मेटल के किसी नॉन ऑक्साइड से ट्रीटमेंट दी, जैसे कि HgO को HgS से ट्रीटमेंट की, तो भी आपकी रिडक्शन हो गई थी। और एक रिडक्शन हमने स्पेशल केस में की थी, वो थी Al2O3 के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का सबसे बड़ी बेनिफिट ये था कि उसके बाद हमें मेटल को रिफाइन नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ मेटल आपको रिफाइंड फॉर्म में ही मिला था। ठीक, अब आपके पास जो मिला वो क्या मिला, क्रूड मेटल। क्या मिला था आपको, क्रूड मेटल। और क्रूड मेटल प्योर नहीं होती, बट आपको अब अगर मेटल को यूज़ करना है फॉर द डेली पर्पस, नाउ यू वांट द रिफाइनिंग मीन्स वी वांट ए रिफाइंड मेटल, वी वांट अ रिफाइंड मेटल जिसमें प्योरिटी लेवल कम से कम 99% तो हो। तो उसके लिए हमारे पास अब लास्ट स्टेप आता है, दिस स्टेप इज़ नोन एज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऐसा स्टेप है जिसमें आप 99.9% तक मेटल को प्योर कर सकते हो। तो आज हम रिफाइनिंग करेंगे। सबसे पहला मेथड इसमें लेंगे हम डिस्टिलेशन। देखो ये उसी मैकेनिज़्म पे काम करेगा जो आपने डिस्टिलेशन की हुई है 9th क्लास में या +1 क्लास में भी। अब डिस्टिलेशन देखो, अगर हम बात करें कैसे होती थी, कि आपने दो लिक्विड लिए, किसी मान लो जैसे यहाँ पर बात करूँ मैं, अगर इस तरीके से डिस्टिलेशन फ्लास्क में दो लिक्विड लिए, और फिर यहाँ से एक ये आपने ट्यूब लगाई, यहाँ कंडेंसर था ताकि वेपर यहाँ पर जाके ठंडे हो जाएं, और फिर ये यहाँ पहुँच जाएं किसी एक फ्लास्क में। ठीक, कुछ ऐसा किया था। ठीक, अब देखो इसमें क्या था, दो लिक्विड है मान लो A + B, तो क्या हो रहा था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उसके क्या बने, वेपर, यहाँ से पहुँचे, यहाँ कंडेंसर ठंडे हुए, दोबारा लिक्विड बनकर यहाँ आ गए। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उसके वेपर बनकर यहाँ आ गए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो यहीं रह गया। ऐसे ही किया था हमने। अब यही चीज़ को हमें करना है मेटल्स के लिए भी, लेकिन डिस्टिलेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो मेटल्स हों वो केवल वोलेटाइल मेटल्स ही हों। यानी कि देखो, हम हर मेटल के लिए हर एक मेथड को या हर मेथड से हर मेटल को प्योर या रिफाइन नहीं कर सकते। स्पेसिफिक मेथड्स होंगे स्पेशल टाइप की मेटल्स के लिए। तो
वोलेटाइल मेटल्स अगर हैं, वोलेटाइल मेटल्स यानी कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड में इजीली, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, Hg, और पता भी है आपको इसके बारे में तो मरकरी के बारे में कि इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जिनको जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, विच आर वोलेटाइल इन नेचर, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वेपर में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, उस टाइप की मेटल को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बड़े आराम से ईजिली प्योर कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। तो अब सुनो, देखो इस पूरे चैप्टर में कहा था मैंने आपको शुरुआत में कि करना क्या है आपको, प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक जहाँ कोई भी नई प्रोसेस आई है उसका प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप बना सकते हो, अगर आपने समझा हुआ है और थोड़ी अच्छी कमांड है इंग्लिश के ऊपर तो आप खुद बना सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आपको कोई क्राइम करना है किसी प्रिंसिपल को कहीं से, ठीक। और अब इस स्टेप से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पूछ सकता है कि बताओ जिंक, कैडमियम या मरकरी के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा रिफाइनिंग के लिए, डिस्टिलेशन। या वो कहे कि अब मान लो MCQ आ गया कि विच टाइप ऑफ मेटल्स कैन बी प्योरीफाइड बाय द डिस्टिलेशन, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पता है वोलेटाइल मेटल होंगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। नाउ यहाँ कैसे करेंगे डिस्टिलेशन, आपने क्या किया, एक इम्प्योर मेटल ले ली जो वोलेटाइल, जैसे जिंक हो गई, जिंक ले ली आपने। अब जिंक ले ली, इसको हीट किया, हीट करने से क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। तो क्या बन गया, ये लिक्विड। और हीट करेंगे क्या बन जाएंगे, वेपर्स। अब जब वेपर्स बनेंगे, अब क्योंकि आपकी जो मेटल्स हैं वो मोर वोलेटाइल हैं, मींस उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो मेटल्स जो हैं उनके वेपर बनेंगे, वो इस ट्यूब में आएंगे, वेपर्स, गैस होगी। वो गैस जब यहाँ से पास होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडेंसर जो ठंडा होगा वो इन वेपर्स को कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में, मींस मेटल अगेन विल चेंज इनटू लिक्विड, और लिक्विड फॉर्म में मेटल यहाँ पहुँचेगी और ठंडी होकर के दोबारा सॉलिड बन जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, मेटल का, इम्प्योरिटीज का नहीं है। इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, और मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक गैस रहेगी, वो गैस यहाँ कन्वर्ट लिक्विड में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडेंसर जो ठंडा कर देगा वेपर्स को, गैस को, और लिक्विड फॉर्म में वो गैस वो मेटल यहाँ पहुँचेगी और सॉलिड फॉर्म में उसको हम यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, अगर बनाना पड़ जाए आपको तो प्रिंसिपल वही का वही है जो पहले भी रहा है डिस्टिलेशन का। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। और किसका रहेगा यहाँ, मेटल एंड इम्प्योरिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी, क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए वेपर बन गए, इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है इसलिए उसके वेपर नहीं बने। इसी वजह से हम इस प्रिंसिपल को, इस मेथड को यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये तो हुआ आपका डिस्टिलेशन मेथड। इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड को डिस्कस करना है, बहुत ही अच्छा मेथड है प्योरीफिकेशन के लिए, मतलब इसमें आपको बहुत हाई क्वालिटी की प्योरीफिकेशन मिल जाती है। मेथड नेम इज़, सेकंड मेथड इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखो ये कई बच्चे होते हैं कंफ्यूज, जैसे मैं अभी, मुझे भी गलती हो गई थी यहाँ से, कि इलेक्ट्रोलिटिक, अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी है और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी है। तो ध्यान रखना, रिडक्शन किसकी होगी, जिसके पास ऑक्सीजन होगा, जैसे कि Al2O3, इसकी तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगी। लेकिन रिफाइनिंग किसकी होती है, क्रूड मेटल की, यानी कि उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। तो जैसे कि कॉपर इज़ द बेस्ट, मीन्स कॉपर इज़ द मेटल फॉर विच वी कैन यूज़ दिस मेथड मोर एफिशिएंटली। या मैं कहूँ कि कॉपर की रिफाइनिंग के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड, नॉट द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इस मेथड में करते क्या हैं, देखो ये आप थोड़ा बहुत कर भी चुके होंगे, तो इतना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बाकी थोड़ा और कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ दो मेटल्स लेंगे, मीन्स मेटल की दो रोड लेंगे,
किस मेटल की रोड लेंगे जिसको हमें रिफाइन करना है। जैसे कि कॉपर करना है तो कॉपर की 2 रोड ले ली, ये भी कॉपर की रोड है Cu, ये भी कॉपर की रोड है, बट इट इज़ इम्प्योर, इट इज़ इम्प्योर कॉपर एंड इट इज़ प्योर कॉपर, इट इज़ प्योर कॉपर। बस, और इन्हें अब थोड़ा देखो भी ज़रा समझते हैं थोड़ा कैसे होगा ये, ताकि आपको इसको क्रैम ना करना पड़े और आप खुद ही कर लो तो समझ लो। ऑल्दो पूरा मेथड मुश्किल ही आएगा, बट फिर भी पूरा समझ लो, कोई क्वेश्चन अगर कहीं से निकलता भी है तो। देखो क्या होगा, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लोगे कॉपर के सोल्ट का, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, अब लिक्विड के फॉर्म में है तो कॉपर सल्फेट टूट जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। SO4 2 नेगेटिव का कोई रोल नहीं है यहाँ, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़रूरत किसकी पड़ेगी? कॉपर 2 पॉजिटिव की, क्योंकि उसको ही रिफाइनिंग करनी है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव इसमें तैरता रहेगा, लाखों करोड़ों यहाँ पर इसके आयोन्स तैरते रहेंगे। अब क्या होगा, देखो हमें करना क्या है, अब खुद, मैं अभी इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप बाद में खुद ही समझ के करना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो जरा ध्यान देना, एटम इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग। एटम में कभी भी इम्प्योरिटी नहीं होती, दैट्स वाई वी से कि कभी अगर भगवान मिला कहाँ मिलेगा? एटम में, ठीक। गॉड पार्टिकल कहाँ पर है? एटम के अंदर। तो एटम इज़ द प्योरेस्ट थिंग। तो अब देखो यहाँ पर आयोन बना है, किससे बना है? एटम से, कॉपर के एटम से, प्योर है। अब ये रोड कैसी है? प्योर। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है एक सेल से, ताकि दोनों पर चार्ज आ जाए। अब इस यहाँ से कॉपर इस रोड तक पहुँचना चाहिए, कौन सा चार्ज लगाऊं मैं यहाँ? नेगेटिव। वो क्यों? क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पर तभी जुड़ेगा जब यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव मीन्स इस सेल से, यहाँ आपने इसको सेल से जोड़ दिया है, इस सेल से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा? कॉपर, वो यहाँ जुड़ जाएगा कॉपर। तो कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन इलेक्ट्रॉन ले लेकर जुड़ते रहेंगे। और ये रोड कौन सी होगी? कैथोड या एनोड? ये होगी कैथोड। वाई इट इज़ कैथोड? क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव कटायन जुड़ रहे हैं। ये बात पहले भी बोल चुके हैं हम कि जहाँ पर जुड़ते हैं कटायन वो क्या होता है? कैथोड। तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड होगा। आप देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े सारे बन जाएंगे, आपको समझ आने चाहिए। और उसके ऊपर प्योर कॉपर 2 पॉजिटिव आयोन जुड़ते रहेंगे। अब इससे क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयोन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये जो इम्प्योर मेटल है, ये बनी तो कॉपर से ही है, साथ में इम्प्योरिटीज़ है, अलग बात है। अब क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे, इस रोड से टूट करके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर आते रहेंगे और फिर वो जुड़ते रहेंगे। ठीक, यानी कि ये रोड, जितनी ये रोड थिक होगी उतनी ही इम्प्योर रोड टूटती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी। तो इम्प्योर रोड क्या है? टूटेगी, कॉपर के आयन यहाँ पहुँचेंगे, वो जुड़ते रहेंगे। ठीक, और इसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ आई वो बिल्कुल इसके नीचे बैठ जाएंगी, नीचे, इस रोड के नीचे, वो कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा, वो यहाँ बैठ जाएंगी। और इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड कि एनोड के नीचे ही गंदगी। और लेकिन ये काफ़ी मतलब कि एक कॉस्टली होती है, इसके अंदर टेलुरियम, गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप की मेटल्स होती हैं एनोड मड के अंदर। तो व्हाट इज़ एनोड मड? द इम्प्योरिटीज़ दैट आर प्रेजेंट इन द इम्प्योर मेटल विच कलेक्ट ऑन द बॉटम और डाउन और बीनीथ द एनोड इज नोड एज एनोड मड। ठीक, तो इस तरीके से अब देखो, क्योंकि यहाँ पर आयोन्स या एटम्स के लेवल पे बात हो रही है, तो ये मेथड प्योरिफिकेशन का बेस्ट मेथड होगा, रिफाइनिंग का बेस्ट मेथड है। तो पूछ सकता है, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रिंसिपल वही आप इसको बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इसको बताऊँगा आप करो, इसका बना सकते हो कि दैट the pure metal will deposit on the cathode and the same amount of impure metal from the anode will dissolve in the solution। ये इसका एक प्रिंसिपल रहेगा on applying the electric current। ठीक, चलो भाई दूसरा मेथड भी हो गया। अब इसके बाद
इस रिफाइनिंग के लिए एक और अच्छा मेथड है, वो भी बहुत फेमस और एक हाईली प्रोडक्टिव मेथड है, दैट इज़ नोन एज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग कैसे होता है पहले वो देखते हैं, फिर प्रिंसिपल इसका काफ़ी अच्छा है, वो करना ज़रूर। देखो ये एक मान लो रोड है, अब ये मेथड जो है यूज़ किसके लिए होगा, रख लो 2 मेटल का नाम याद, एक तो जर्मेनियम और एक गैलियम, तो दोनों जी से हैं। जोन, जर्मेनियम, गैलियम, थोड़ा साउंड लाइक लगता है, रखना याद इसको। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेमोरी पावर का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ करना पड़ता है बोल दिया मैंने आपको कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत करना, बट जहाँ है वो तो करना ही पड़ेगा। देखो थोड़ा बहुत 5% तो है ही है मेमोरी का यूज़। तो जोन रिफाइनिंग जर्मेनियम और गैलियम के लिए एप्लीकेबल होती है। अब कैसे होगा, देखो मान लो ये रोड है, अब ये इम्प्योर है, ठीक, इसमें मेटल भी है और इम्प्योरिटी भी है। तो क्या करते हैं, एक ना सर्कुलर हीटर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ये रोड है और हीटर को आपने ऐसे यहाँ लगाया, ये यहाँ पे, बस इसको हिलाना नहीं है, हीटर घूमने वाला जरूर है, सर्कुलर है, ये ऐसे भी घूम सकता है, बट आपने अब इसको यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक। अब इसको मैं इसको यहाँ कर देता हूँ फिक्स, ठीक, ये कर दिया। अब आपने इस हीटर को स्टार्ट कर देना है, और बहुत मतलब कि ये काफ़ी हाई वोल्टेज कंज्यूमिंग हीटर होगा, इसकी वजह से लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से क्या है, ये मेटल इस एरिया में कैसा बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स मोल्टन फॉर्म। अब दोबारा से फिर क्या करोगे, आप इस हीटर को आप नीचे ले जाओ, इसको घुमा करके अब ये हीटर को जो है आपने मान लो इसको यहाँ ले गए, ठीक, हीटर को यहाँ ले गए, नीचे ले गए। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ से हीटर चला गया, अब ये लिक्विड फॉर्म में था, ठंडा होगा। ठंडा होने पर क्या है, देखो ज़रा समझना, यहाँ पर एक तो प्योर मेटल थी, ठीक, प्योर मेटल, और एक थी इम्प्योरिटी। अब जब ठंडे होंगे, देखो ये बात फिक्स है कि इम्प्योरिटी और प्योर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट में जिस पॉइंट पे जाकर के मेल्ट हो जाए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो कम टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। मान लो प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 1100 डिग्री सेल्सियस, और इम्प्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मान लो है 900 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, देखो आपने इसको हीट किया, कहाँ तक किया होगा, कम से कम किया होगा 1200 तक हीट किया होगा ना। 1200 पर ये भी मोल्टन फॉर्म में, ये भी मोल्टन फॉर्म में। जब ठंडा होने लगा तो टेम्परेचर पहले कितना आया होगा, 1100, ठीक, फिर कितना आया, अब जब 1100 आया होगा और ठंडा होगा, अब इसका मतलब जैसे ही 11 से नीचे पहुंचा, मीन्स मान 1000 पहुंच गया, 1000 पर क्या है, ये बन जाएगा दोबारा से सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1100। और जब ठंडा होना शुरू हुआ तो ठंडा कैसे होगा, 1200 से 11 आएगा, 11 से कितना आएगा 1000 डिग्री आने पर ये क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है। इसको मोल्टन फॉर्म में रहने के लिए रिक्वायरमेंट थी कम से कम 1100। जैसे ही हुआ 1000 ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, बट इम्प्योरिटी अभी भी किस में रहेंगी, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट तो 900 है और अभी टेम्परेचर कितना है 1000 है, ज़्यादा है। तो अब इस केस में जब वो ठंडा होने लगेगा तो मेटल पहले ही कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड फॉर्म में, और अभी इम्प्योरिटी किस में रहेंगी, लिक्विड फॉर्म में, और वो क्या हैं, अब इम्प्योरिटी नीचे आ जाएंगी इस तरीके से, यहाँ पर सारी इम्प्योरिटीज, पूरे एरिया की इम्प्योरिटीज नीचे आ जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में रहेंगी, और ये मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर जा कर के जमना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी मेटल। अब मेटल तो सॉलिड फॉर्म में ये रही, इम्प्योरिटी लिक्विड फॉर्म में ये रही। ऐसे ही फिर हम
ये पूरी प्रोसेस करते रहेंगे और इस प्रोसेस को कई बार करना पड़ेगा। लास्ट में क्या होगा, ये सारी की सारी जो लिक्विड इम्प्योरिटीज़ हैं वो लास्ट वाले इस पोर्शन में पहुंच जाएंगी और प्योर मेटल कहाँ रह जाएगी, ऊपर। ये ऊपर क्या रह जाएगी, प्योर मेटल, और नीचे क्या रह जाएगी, इम्प्योर मेटल। तो इसको हम कट कर देंगे और जो पीस मिलेगा वो कैसा होगा, आपका प्योर मेटल का पीस होगा। और इस प्रोसेस में आपको बहुत ही एक हाईली रिफाइंड मेटल मिलती है। ठीक है, अब इसकी बात करें प्रिंसिपल की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैकेनिज़्म नहीं आएगा, मैकेनिज़्म बहुत मुश्किल है आपके पास आए। या तो ये आएगा प्रिंसिपल ऑफ द जोन रिफाइनिंग। तो प्रिंसिपल ये रहेगा दैट impurities are more soluble in the molten form than in the solid form। कैसे, देखो, जब मेटल और इम्प्योरिटी दोनों ही लिक्विड फॉर्म में थी, दोनों आपस में मिली हुई थी, पर जैसे ही मेटल कन्वर्ट हुई सॉलिड फॉर्म में, इम्प्योरिटी उसमें से अलग हो गई। अलग होने का मतलब अब उसमें वो सोल्यूबल नहीं है। कोई भी चीज़ किसी सोल्यूशन से तभी अलग होती है जब उसमें वो सोल्यूबल ना हो। तो यही इसका प्रिंसिपल रहेगा दैट मेटल्स आर इम्प्योरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल इन द लिक्विड फॉर्म देन इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक, तो ये था आपका जोन रिफाइनिंग मेथड, जो कि जर्मेनियम और गैलियम के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब इसके बाद एक मेथड और है दैट इज़ नोन एज लिक्वेशन मेथड। देखो नाम में ही पता चल जाएगा आपको, लिक्वेशन। लिक्वेशन का मतलब यहाँ पर होगा लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्वेशन मेथड। अब देखो इसमें करेंगे क्या, मान लो एक आपने स्लोप बना दिया, ये स्लोप है। ठीक, थोड़ा सा इसको ठीक बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा ये सही नहीं बना है। इस तरीके से आपने एक स्लोप बनाया, ये एक सीमेंट का स्लोप होगा। ठीक, जैसे बच्चे झूले झूलते हैं इस टाइप से, और यहाँ पे आपने मेटल को रख दिया और फिर इसको बहुत हीट करेंगे। यहाँ पर हीट करने से क्या होगा, मेटल विल चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म। अब ज़रा ध्यान देना, ये मेथड और कहाँ पर काम आएगा, ये मेथड वहाँ पे काम आएगा जहाँ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इम्प्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। जैसे कि ये मेथड यूज़ होगा टिन के लिए, SN। टिन का मतलब SN होता है टिन, बिस्मथ BISMUTH, बिस्मथ का मतलब BI, या फिर लेड PB। तो टिन, बिस्मथ, लेड, इनके लिए हम लिक्वेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे रखा एक स्लोप के ऊपर और गर्म किया। हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और वो नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू करेगी ड्यू टू द ग्रेविटी, और इम्प्योरिटीज़ यहीं रह जाएंगी। तो इस तरीके से हम लिक्वेशन मेथड का यूज़ करके भी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। बट ये मेथड्स लिक्विड मतलब लिमिटेड होते हैं। आप इसका यूज़ केवल वहाँ कर सकते हो जहाँ पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उसकी इम्प्योरिटी से कम हो। ठीक, तो लिक्वेशन के बाद हमारे पास जो बचा हुआ है वो बची हुई है एक मेथड और है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, देखो नाम में ही इसका आ गया। इसमें आपको वेपर्स का यूज़ करना है, यानी कि अब ये मेथड भी एक स्पेसिफिक मेटल्स के लिए यूज़ होगा। वेपर फेज रिफाइनिंग में करते देखो क्या है, बताता हूँ आपको मैं। इस मेथड में क्या करोगे आप कि ना मेटल्स को कन्वर्ट कर लेते हो आप वेपर की फॉर्म में बाय हीटिंग। एक बार वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप उसको ना किसी एक गैस के साथ में रिएक्ट करवाओगे और क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मीन्स जो वेपर हैं मेटल के वो किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट करेंगे, एक अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स को आप अलग कर लोगे। ठीक, और फिर दोबारा से उस कॉम्प्लेक्स में से प्योर मेटल को अलग कर लेंगे, उसे बोलते हैं हम वेपर फेज रिफाइनिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो वेपर फेज, इसको बात करते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग भी दो नाम से होते, दो साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से की हुई है अलग अलग मेटल के लिए। एक का नाम है मोन्स प्रोसेस, MONDS, मोन्स
प्रोसेस ये होती है स्पेसिफिकली फॉर द निकल, ओनली निकल। देखो नाम दिया है साइंटिस्ट ने, एक ही मेटल की थी इसलिए उसके नाम पर आया है मॉन्स। निकल के लिए करेंगे ये निकल Ni, ठीक। और निकल की अब आपने क्या कर देना है, निकल को आपने CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट कर देना है और हो जाता है। मीन्स देखो हमने तभी यूज़ किया है इसका क्योंकि ये इसके साथ यूज़ होगा, निकल के साथ यूज़ होगा CO का, तो निकल और CO का एक बॉन्ड बनेगा और एक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा कंपाउंड, निकल और यहाँ पर 4 लोगे CO, 4 का मतलब टेट्रा, निकल टेट्रा कार्बोनिल, क्योंकि CO को बोलते हैं कार्बोनिल, निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ठीक। और ये कंपाउंड कैसा होगा, वोलेटाइल, मींस इट कैन बी चेंज इनटू द वेपर। तो निकल और कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स बना ये कैसा होगा, वोलेटाइल। और इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं, वो रहेंगी नॉन वोलेटाइल, तो वो गैस में कन्वर्ट नहीं होंगी, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो अपने आप उड़ करके कहीं और इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। और जहाँ पे इसको इकट्ठा किया निकल टेट्रा कार्बोनिल को, फिर इसको फर्दर और हीट करेंगे, तो और हीट करने से क्या है, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब प्योर निकल अलग हो गया और ये कॉपर CO अलग हो गई, ठीक। ये वाला देखो क्या था यहाँ पर, एक्चुअल में देखो हम लिखेंगे ऐसे ही, बट होता क्या है, ये कंटेनर, इसको ऐसे देखो, ये क्या लिया मैंने, इसको ऐसे लिया है कि ये कंटेनर था, ठीक। इस कंटेनर में निकल भी था और ये इम्प्योरिटीज़ भी थी, ये इम्प्योरिटीज़ भी थी और ये निकल था। फिर आपने इसमें डाल दिया CO को, CO जो है इससे कंबाइन करेगा। अब CO गैस होती है, जरा ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बन जाएगा, एक वोलेटाइल कंपाउंड, मीन्स जो गैस में रहे वसा, तो ये गैस हो जाएगी, इसको हम अलग कर लेंगे, इम्प्योरिटी यहीं रह गई, गैस अलग हो गई, गैस को इकट्ठा यहाँ कर लिया, फिर उस गैस को और हीट किया तो निकल अलग एंड कार्बोनिल अलग, और ये प्योर बन गया, क्योंकि एटम के लेवल पर हुआ है तो ये भी प्योर ही होगा। एक तो हुआ मॉन्स प्रोसेस, मतलब वेपर फेज रिफाइनिंग में एक तो क्या हो गई, मॉन्स प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस को बोलते हैं हम सेकंड प्रोसेस, एक और होती है, इसे बोलते हैं वोन आर्कल मेथड, वोन आर्कल मेथड। देखो बस नाम में ही डिफरेंस है, मैकेनिज्म सेम है, प्रोसेस लगभग सेम रहेगी। ये एक साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट वोन और आर्कल उन्होंने की हुई है, अपने नाम पर दी, लेकिन इन्होंने क्या डिफरेंस किया, इन्होंने CO की बजाय यहाँ पर यूज़ किया आयोडीन का, I2 का, वो भी होता है वोलेटाइल होता है, I2 आयोडीन गैस। तो ये मेथड हमने यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, वोन आर्कल का मेथड का यूज़ करते हैं हम जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए, जर्मेनियम एंड टाइटेनियम, जर्मेनियम मीन्स ZR, ठीक है, जर्कोनियम होगा, जर्कोनियम ZR और TI टाइटेनियम। अब जर्कोनियम की आपने रिएक्शन करवा दी I2 के साथ, 2I2 ताकि 4 बन जाएंगे, सेम टू सेम प्रोसेस लगभग वही की वही है। यहाँ पर आपने 4 CO लिए थे, यहाँ 2I2 ले लिया, 4 मतलब 4 हो गए। यहाँ निकल था, आपने ले लिया जर्कोनियम, जर्कोनियम की करवाई ट्रीटमेंट विद द I2, तो क्या बना, ZRI × 4, ठीक, मीन्स जर्कोनियम आयोडाइड बन जाएगा। जैसे यहाँ बना था निकल का टेट्रा कार्बोनिल, यहाँ बन गया जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड। और फिर दोबारा से इस ZRI4 को और हीट करेंगे तो जर्कोनियम अलग और आयोडीन अलग हो जाएगा, सेम। और सेम यही मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, सेम वोन आर्कल मेथड टाइटेनियम के लिए भी। उसमें क्या होगा, ये टाइटेनियम है, इसको अगेन आपने कर दिया आयोडीन से, तो ये TiI4, ये 2 ले लो, TiI4 बना, इसको फर्दर हीट करेंगे, टाइटेनियम अलग और आयोडीन अलग हो जाएगा, वोलेटाइल कंपोनेंट होगा ये वाला, ठीक। तो ये मेथड हुआ आपका वेपर फेज रिफाइनिंग वाला। वेपर फेज रिफाइनिंग में अगर निकल की करनी है तो मोन्स प्रोसेस, और अगर आपको रिफाइनिंग करनी है जर्कोनियम और टाइटेनियम की, तो हम यूज़ करेंगे वोन आर्कल मेथड, ठीक है। वोन आर्कल मेथड में आयोडीन होगा और मोन्स में आपके पास यूज़ होगा CO कार्बोनिल, ठीक। तो हमारे पास जो रिफाइनिंग प्रोसेस थी
वो यहाँ पे जा कर के फिनिश होती है। अब देखो ऑल्दो ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस कुछ एक पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम स्टडी करेंगे विद इंडिविजुअल मेटल रिफाइनिंग। मीन्स अब हम कल में आई थिंक ये एक लास्ट ही इसका वीडियो बनेगा अब इस चैप्टर का। उस वीडियो में हम कुछ आयरन, जैसे कुछ मेटल है आयरन और कॉपर, इनकी स्पेसिफिक किस तरीके से पूरे एक मेटल को लेकर के उसकी रिफाइनिंग करेंगे, उसमें कुछ और थोड़े बहुत टर्म्स आएंगे वो करेंगे। तो आई थिंक कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।